वेलकम टू कॉमर्स इन आवर क्लासेस। मैं सतीश कुमार आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट। आज बेसिकली हम लोग डील करेंगे कि बैंक पीओ के लिए सिलेबस क्या होता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, जो कि बहुत ही टफ माना जाता है लोगों के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में जो इसका एग्जाम देते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है। उसको किस तरह से इजी वे में ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो आते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस हमारा क्या क्या है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली 6 चीजों पे हम लोग को काम करना रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट में। वो हमारे हैं पैराग्राफ कंपटीशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, क्लाउज टेस्ट, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि दो तरह के आते हैं। एक होता है सिंगल और डबल, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन करेंट टॉपिक पे होता है और ये कहीं से भी उठाया जा सकता है। करेंट टॉपिक जो भी वर्ल्ड में नेशनल इंटरनेशनल चल रहा है वहां से उठाते हैं। इसमें आपको बेसिकली फोकस करना रहता है वोकैब पे, क्योंकि वोकैब से रिलेटेड 3 to 4 वर्ड्स आते हैं इसमें, जिसका आपको साइनो या एंटो देना रहता है। यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। ये बेसिकली आता है 8 क्वेश्चन, इसमें 8 to 10 क्वेश्चंस। फिर आ जाते हैं पैराग्राफ कंपटीशन कंप्लीशन, इसमें भी 5 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आता है क्लाउज टेस्ट। अगर ये 5 से आया तो इसमें 10 आएगा, तो इसको 10:5 दे सकते हैं। इसके रेशियो में बता रहा हूँ। अगर ये 5 का आया तो ये 10 का आएगा, अगर ये 5 का आया तो ये 10 का आएगा, ठीक है। उसके आगे आ जाते हैं पैरा जंबल। ये बहुत ईजी होता है, इसे कोई भी हैंडल कर सकते हैं वोकैब के साथ, और ये कंप्रीहेंशन के साथ भी वही चीज है, इसे भी कोई भी कर सकते हैं। रहा प्रॉब्लम यहाँ पर सिंगुलर और डबल, ये 5 आते हैं 5 से 10, और ये इंटरप्रेट करना पड़ता है इनके इनके अकॉर्डिंग। अगर ये 5 5 5 के आ गए तो ये तीनों आ जाएंगे, नहीं तो ये 10 ये 5 या एक को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है मल्टीपल एरर, ये भी 5 से 10 आ सकते हैं। अब रहा बात कि टफ क्या लगता है बच्चों को, टफ कहाँ पे लगता है। ये पार्ट कोई भी कर लेते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन सबको इजी लगता है, पर ये बोलने के लिए इजी है। इसमें टफ क्या होता है, वोकैब के चलते ये टफ हो जाता है। आपके 8 से 10 नंबर जो आने वाले रहते हैं वो कट के आधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका वोकैब स्ट्रांग नहीं है। इस पे हम लोग काम करेंगे। उसके बाद आ जाता है क्लाउज, ये पैरा जंबल। पैरा जंबल भी इजी होता है। फर्स्ट वर्ड को अगर आपने पकड़ लिया तो आप जैम्बलिंग को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आता है मल्टीपल एरर, जो कि ये सबको टफ लगता है। फिल इन द ब्लैंक्स, अगर ये डबल में है तब आपके लिए इजी है, ऐसा आप लोगों को लगता है, पर प्रैक्टिकली वही सबसे टफ हो जाता है। सिंगुलर भी टफ नहीं आएगा। पैराग्राफ कंपटीशन टफ में, अगर इसका आपको पता नहीं चला कि पैराग्राफ में बताया क्या जा रहा है या पूछा क्या जा रहा है तो आपसे ये बनने से रहा। क्लाउज टेस्ट इजी टफ दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह से आता है। एक साइड में हिंट करके आता है, अगर हिंट वाला आ गया तो आपके लिए लग अच्छा है, हो जाएगा। उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखना पड़ता है, उसके बाद ये बन जाता है कि स्टेटमेंट बन क्या रहा है और कैसे नहीं बन रहा है। इसके बाद इसमें ग्रामर का बेसिकली देखना जाता है, टाइम टेंस है कि नहीं, नरेशन है कि नहीं, वोकैब है कि नहीं, ये सब इसमें देखने के बाद ही आगे बढ़ा जाता है। तो क्लाउज टेस्ट एक तरह से टफ ही मान सकते हैं हम लोग। अब रही बात, मैं तो आपको बताया कि इसमें टफ क्या होता है और इजी क्या होता है, पर जो टफ चीज है उसको इजी कैसे कर सकते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले है बात पैराग्राफ कंपटीशन कंप्लीशन का। उसके बाद क्लाउज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल एरर विथ स्पॉटिंग एरर। मल्टीपल एरर और स्पॉटिंग एरर में फर्क क्या होता है, इसमें आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें आपको फाइंड करना रहेगा कि करेक्ट पार्ट कौन सा है और एरर पार्ट कौन सा है। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक आपको करेक्ट खोजने के लिए आता है और एक आपको रॉन्ग खोजने के लिए आता है, जिसको कि हम लोग एरर भी बोलते हैं। और स्पॉटिंग एरर ये भी वही चीज है, लेकिन इसमें ज्यादातर रहता है कि आपको स्पॉटिंग एरर ही करना है, और वो एक वर्ड के चलते आता है। बेसिकली एक वर्ड को इसमें हम लोग सर्च करते हैं कि कौन सा वर्ड है जिसके चलते एक एरर आ रहा है, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इजी करने के लिए इसका पॉजिटिव पार्ट क्या है अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में स्कोर करना है तो आपको ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा, और इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नरेशन ये सब को डीपली पढ़िए, पर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसका पैटर्न देखिए कि उसमें किस तरह का पूछता है ग्रामर। उसको अगर आपने हैंडल कर लिया तो आपका हो जाएगा। इसको कैसे हैंडल करना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। अब आगे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब जो पहला टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इजी से ऊपर तक चलते हैं, उसमें भी सिंगल पार्ट, ओके, जो कि 5 से 10 मार्क्स का आ सकता है या आने का चांसेस रहता है।
चलिए आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन जो सिंगुलर मैंने बताया कि आने का चांसेस था, अब वो आता है, नहीं भी आ सकता है। पीओ का कोई पैटर्न मतलब फिक्स नहीं रहता है, वो स्विंग करते रहता है आपस में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, जो कि सिंगुलर के लिए है। ही टेंड्स टू ब्लैंक टू एनी सजेशंस टू आई मेक इन द मीटिंग्स। मीटिंग्स यहाँ बोल रहे थे, दिखेगा ध्यान से। अब देखिए ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि वहां पे सजेशंस है तो ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, डिफर, एग्री, कॉपरेट, एक्सेप्ट एंड एक्ट। सेंटेंस पॉजिटिव है तो डिफर होगा नहीं, ये खत्म। अब उसके बाद आते हैं हम लोग के बाकी चार ऑप्शंस पे। बाकी चार ऑप्शंस में चलिए नीचे से शुरू करते हैं। पहले कॉपरेट से लेते हैं। कॉपरेट किसके लिए यूज किया जाता है, जब आप दो लोग एक साथ सहमत हो तो। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स में एक से ज्यादा लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पे कॉपरेट भी नहीं होगा। कॉपरेट हमेशा दो ही लोगों के बीच में होता है कि हाँ आप कॉपरेट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आते हैं अगला ऑप्शन में एक्ट। एक्ट होता है किसी काम के लिए, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, मीटिंग में बैठ के डिसीजन ले रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है एक्सेप्ट या एग्री। हम पहले एक्सेप्ट की ओर जाना चाहेंगे क्योंकि हमें पता है एग्री आंसर है, तो एक्सेप्ट की ओर जाएंगे। तो एक्सेप्ट में क्या, इसको क्यों नहीं लिए हम लोग, एक्सेप्ट मतलब तो देना होगा। ही टेंड्स टू एक्सेप्ट एनी सजेशन आई मेक इन द मीटिंग। सही तो लग रहा है सुनने में, पर एक्सेप्ट यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसी कंपैरिजन में ये ज्यादा करेक्ट है। और एक्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं किसी को देने के लिए, ये कोई भी चीज हो सकता है, मैटर, थिंग्स, कुछ भी। यहाँ पे सजेशन के लिए भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन एग्री मेरे पास ज्यादा कंफर्टेबल अवेलेबल है यहाँ पे, तो हम लोग एग्री के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो ये देखिए, ही टेंड्स टू एग्री टू एनी सजेशंस आई मेक इन द मीटिंग। वह कोई भी सजेशन को मानने के लिए तैयार था जो मैं मीटिंग में दे रहा था। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वी वेयर शॉक्ड बाय द यंग मैन्स ब्लैंक फॉर मनी। अब देखिए यहाँ पे यंग मैन है और शॉक है, दो चीजें दिए हुए हैं। शॉक किसके लिए आता है, ज्यादातर नेगेटिव सेंस में, वो आश्चर्यचकित रह गया देख करके, तो ये सब क्या चाहिए, शॉक कहेंगे। शॉक का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित होना, अचानक से कुछ भी। तो वो ये शॉक हो गया किसके चलते, यंग मैन के चलते। अभी यंग मैन का कैसा नेचर आएगा, ये पांच चीजों में से हमको देखना है, क्या कि ये शॉक हो जाए। है ये नेगेटिव सेंस है तो हम लोग को इसमें नेगेटिव ही कुछ खोजना होगा। ठीक है, आते हैं नीचे से। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस मतलब होता है अलगाव, कुछ अलग कर देना। तो अलगाव तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे शौक है, तो ये गया ऑप्शन मेरा। दूसरा आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि मेरा मतलब राय विचार चारों तरफ फैल जाना। अगर कोई आदमी कुछ किया तो उसका इन्फ्लुएंस चारों तरफ फैल जाना कि वो आदमी इतना ऐसे ऐसे कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे आदमी सॉफ्ट है और यंग मैंस का दिया हुआ है और यहाँ पे मनी के लिए है, तो ये प्रोजेक्शन नहीं आएगा। वर्सटाइल होता है विभिन्न तरह के लक्षण, मतलब एक ही व्यक्ति में बहुत तरह के गुण को पाया जाता है, उसको बोलते हैं वर्सटाइल। जैसे वर्सटाइल इन नेचर होता है, पर यहाँ पे मनी आया हुआ है इसलिए वर्सटाइल भी नहीं होगा। फिर आते हैं एक्यूमीन। एक्यूमीन मतलब होता है लालची या लालच के तौर पे, तो यहाँ पे लालच आ सकता था, लेकिन एक और ऑप्शन है ग्रीड। और मनी और ग्रीड ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं ज्यादातर, तो इसलिए हम लोग लेंगे ग्रीड, और यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ग्रीड। तो अब देखते हैं, वी वेयर शॉक्ड, वी वेयर शॉक्ड हम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, बाय द यंग मैंस ब्लैंक फॉर मनी, यंग मैंस ग्रीड फॉर मनी, उसकी पैसा की तरफ की लालसा या लालच को देख करके हम लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। ठीक है, इस तरह से सेकंड ऑप्शन खत्म। चलिए इस तरह से हम लोग अपना फिल इन द ब्लैंक्स का सिंगुलर पार्ट को खत्म किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरी करेंगे डबल फिलर। डबल फिलर्स क्या होता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में डबल फिलर्स क्या होता है, एक ही सेंटेंस, दो सेंटेंस रहते हैं, उसमें एक और दो ऑप्शन दिया रहता है, उसको कैसे फिल करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है।